क्लासेस कैसे हो आप सभी फ्रेंड। टीजीटी पीजीटी की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, बट एक चीज़ और यहाँ पे आ गई है, DT+P की वैकेंसी आ चुकी हैं। आप सभी को पता चल गया होगा, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो 800 के करीब टीजीटी की वैकेंसी है, इंग्लिश की फीमेल और मेल दोनों के लिए। तो बहुत बड़ी ये वैकेंसी है, इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती आई नहीं है और आगे भी संभावना ज़्यादा रहती नहीं है इतनी बड़ी भर्तियाँ आने की। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए ये मौका है, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए और तैयारी में फटाफट से लग जाइए। ज़्यादा डिफिकल्ट समझना नहीं है और इजी भी नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छा बढ़िया पेपर आता है DT+P का, एक हाई लेवल का बढ़िया पेपर आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे, है ना। जो भी बस सिस्टेमेटिकली तरीके से आपको मेहनत करनी है और जो चीज़ें वहाँ पे आती हैं उनको एक तरीके से एनालाइज करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है पढ़े जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें आप। मैंने बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनमें DT+SB के भी हैं और ये भी जो मैं सेशन दे रही हूँ इनमें भी आपको TGT PG के साथ साथ DT+SB के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लिटरेचर को लेके वो आपको ज़रूर यहाँ पर मिल रहे हैं। डेफिनेटली गाइज ये हेल्पफुल सेशन आपको रहेंगे, चाहे ग्रामर हो या लिटरेचर हो, दोनों ही तरीके से आपको ये हेल्प करेगा सेशन, ठीक है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और बने रहिए और बहुत पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि मेरी क्लास से हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, सिस्टेमेटिकली तरीके से, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आपको हेल्प ज़रूर होगी अगर आप इन वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए और देख लेते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 8 आज क्या दे रहा है हमें। All is but toys, renown and grace is dead. The wine of life is drawn and the mere less is left this world to brag of. तो बताना है आपको कि ये लाइन कहाँ से है। बहुत बढ़िया लाइन्स है गाइज। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। मैकबेथ की ये लाइन है और कौन कहता है इसको? एक्ट सेकंड सीन सेकंड। एक्ट भी 2 है और सीन भी 2 है, दोनों ही चीज़ इसमें हमको ये मिलता है। और किसके द्वारा ये कहा जाता है? मैकबेथ के द्वारा ही कहा जाता है, ठीक है। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन इज़ डन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी आपकी बन रही है मैकबेथ से, बट यहाँ पर ये लेडी मैकबेथ ने बोला है इस बार, लेडी मैकबेथ ने बोला है, ठीक है। ये आप याद रखें। ऊपर वाला जो बताया था वो मैकबेथ के द्वारा स्पोकन है और ये लेडी मैकबेथ के द्वारा स्पोकन है, तो ये आपको याद रखना है। और ये वाला जो है ये आपका एक्ट 3, वो एक्ट 2 सीन 2 से था। ये एक्ट 3, ये एक्ट 3 और सीन 2 से है, ठीक है। ये याद रखिएगा। द लाइन, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय, ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम का है और ये थीसियस के द्वारा इस लाइन को बोला गया है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है गाइस, ठीक है। और एक्ट ये हो जाएगा आपका एक्ट 5 और सीन 1 से ये बोला गया है, ठीक है। द ल्यूनेटिक, द लवर। इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट, ये क्या यहाँ पे हो गया थोड़ा सा गड़बड़, ओ बट आ शेडो, ठीक है। बट आ शेडो गाइस, ठीक है। ये बी यहाँ पे गलत हो गया बस। बट आ शेडो आपका है बट आ शेडो। तो बर्नार्डो और फ्रांसिस्को होरेशियो हैमलेट किसके द्वारा इसको बोला गया है? तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यहाँ पे। हैमलेट ने ही इसको बोला है, ओके। कैटालॉग का मतलब बताइए क्या होता है? देखिए हमारे पास मेन्यू है, रिकॉर्ड है, लिस्ट है, पैम्फलेट है। तो यहाँ पे जो कैटालॉग का मतलब होता है, रिकॉर्ड भी लगा सकते हो बट लिस्ट होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। ओवरस्ट्रंग का मतलब कंसर्न्ड, एक्टिव, सेंसिटिव या फिर एनर्जेटिक। देखिए सेंसिटिव होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। मोरिबन का मतलब, देखिए मोरिबन का मतलब आप समझ लीजिए, जो मोरिबन मतलब अगर कहीं से हमारी जो सांसें आ रही हैं या ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, अगर वो बंद हो जाए किसी तरीके से तो क्या हो जाएगा? हमारी डेथ। तो इसको हम डाइंग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन। रिबेट बताइए इसका क्या मतलब होता है? लॉस, रिफंड, कंपेंसेशन, डिस्काउंट। तो ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट, छूट होता है इसका मतलब सीधा रिबेट। कमेमोरेट, बोस्ट होता है, बोस्ट होता है बहुत ज़्यादा डींगे हाँकना। रिमेंबर याद रखना। मैनिपुलेट किसी को जो है भटकाना। और हार्मोनाइज होता है थोड़ा सा हारमोनी रखना। तो यहाँ पे इसका मतलब आपका बन जाएगा कमेमोरेट का रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैज़ द थीम ऑफ अ फैटल मैजिकल लव ल्यूरिंग टू हिज डूम। तो ये कहाँ से है बता दीजिए फटाफट से। तो ये बिल्कुल जो ये है आपका गाइज
इसका मतलब इसमें जो ल्यूरिंग मैन टू हिज डूम है ये आपका ला बिलाडेम्सा मर्सी हो जाएगा, ठीक है, ला बिलाडेम्सा मर्सी। ओके, चलिए, ओके ओके। तो जॉन कीट्स की इसमें थीम है फैटल है, मैजिकल लव है, ल्यूरिंग। आपको पता ही है कि ये वो घोड़े पे बिठा के उसको ले जाता है, वहाँ पे फिर वो उसको एक गुफा में ले जाती है, इस टाइप से इसकी स्टोरी है। ये ABCB इसकी राइम स्कीम है। ये एक बैलड है, ये एक बैलड है, और नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक बैलड है। और इसमें जो है ABCB इसकी की 4 लाइन स्टेंजा में इसको लिखा गया है। ओके, चलिए। यस आई मस्ट पास for a nobler life, where I may find agonies the strife of human heart, which characteristic of poet's creation you find in these lines। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक आपको पोएट की यहाँ पर नज़र आ रही है इन लाइंस में? रोमांटिक क्वालिटी, ह्यूमैनिटेरियन, मैलंकली या फिर सेंसुअसनेस। तो यहाँ आपका हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है गाइस, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट में। और ये स्लीप और पोएट्री से है, जॉन कीट्स की स्लीप, अगर आपको नहीं पता है तो स्लीप एंड पोएट्री, ये याद रखिएगा। विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेन्ड अ पोएम हाइपेरियन। हाइपेरियन हमको इनके कौन से वॉल्यूम में मिलती है? तो ये आपका 3rd वॉल्यूम आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। कीट्स वॉज अ विक्टिम ऑफ रैप ऑन द नकल्स, ये एक इडियम है। द अंडरलाइन इडियम डिनोट्स, क्या मतलब है इसका यहाँ पे? तो इसका जो मतलब आपका बन जाएगा वो सी ऑप्शन, यानी कि सीवर क्रिटिसिज्म। आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज इनको किया गया था, है ना, एक मैगजीन के द्वारा, आपको पता ही है। तो उसमें टेरिबली सीवर इनको किया गया था। एनगल्फ्ड का आपको एंटोनिम बताना है गाइस। ये आपका क्या एनसर्कल्ड है, ग्रॉप्ड है, डिसफिगर्ड, डिटैच्ड। तो ये जो इसका एंटोनिम बनेगा वो डिटैच्ड हो जाएगा एनगल्फ्ड का। ओके, in 1740 John Newbery was the first publisher to produce books which children really wanted read। तो इसमें कुछ मतलब जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं उनमें एरर है कहीं ना कहीं पर, लेकिन कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है गाइस। ये आपको बताना क्या मतलब, देखें आप कहाँ पर एरर है, क्या आप ढूंढ पाए हैं या फिर नहीं ढूंढ पाए हैं? क्योंकि बताते तो लाइव क्लास में, मेरे मुंह से ना ज़्यादातर वही निकलता है कि बताइए बताइए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये थोड़ा रहता है, क्योंकि ट्यूशन्स में भी यही रहता है, पढ़ाती हूँ तो फिर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या गाइस? देखिए, अगर इसमें एरर देखें हम तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, रीड शुड बी रिप्लेस्ड बाय टू रीड, है ना। टू यहाँ पे हमारा जो है रीड की जगह पे टू रीड आ जाएगा, वांटेड टू रीड, है ना। ये यहाँ इससे पहले आप टू लगा दीजिए, ये आपका एरर था। द नेम एल्बर्ट आइंस्टीन हैज़ बिकम सिनोनिमस विद हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिव इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट साइंटिस्ट्स एंड लेमैन। बताइए इसमें आपका क्या एरर बनने वाला है? तो यहाँ रिलेटिव शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिलेटिवली, समझ गए आप? रिलेटिवली, एक सेकेंड, हाँ। तो ये हमारा क्या बन जाए, कहाँ पे आ गए हम? एक सेकेंड, हाँ ये था हमारा, है ना। तो इसमें रिलेटिव जो है ना वो आपका बन जाएगा रिलेटिवली। क्यों बन जाएगा, क्यों बन जाएगा गाइज रिलेटिवली? बिकॉज जो रीड है, सॉरी मैं पीछे वाले पे, हाँ, रिलेटिवली अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस होता है ये, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिवली इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट साइंटिस्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन? कौन सा रेफरेंस ड्रीम चिल्ड्रन में नहीं आता है? द चिल्ड्रन इन द वुड, रॉबिन रेड ब्रेस्ट्स, द 12 सीजर्स या फिर फीबे। तो ये जो फीबे है, ये जो फीबे है आपका, ये नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से कौन सा चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है? तो एक लव नॉवल है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। रोजामंड ग्रे नाम का इनका एक लव नॉवल है। ये जो है ये बिल्कुल भी इनके द्वारा नहीं लिखा गए हैं ऊपर के तीनों, और 1798 में ये नॉवल लिखा गया था। ठीक है, ये भी आप डेट्स याद रखेंगे। अच्छा, चार्ल्स जो लैम्ब हैं इनका लाइफ स्पैन आपको पता ही होगा, 1775 से लेके 1834, याद हो गया होगा अब तक तो, मैंने इतनी बार बता चुका है अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर।
Which English composer of the early 20th century got inspired by the essay Dream Children and produced a musical for it? मतलब किसने जो अर्ली 20th सेंचुरी के कौन से ऐसे मतलब कंपोज़र रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए इनके ड्रीम चिल्ड्रन से इंस्पायर होकर के उन्होंने इसका एक म्यूजिकल बना दिया? वो कौन थे? माइकल कैनेडी, जोसेफ विल्सन, सर एडवर्ड एल्गर या फिर जनरल गॉर्डन? कौन थे इनमें से वो? तो ये आपका बन जाएगा गाइज सर एडवर्ड, है ना, एडवर्ड एडगर। फ्रैगमेंट का क्या होता है मतलब? डिसेक्शन, कट, क्रम्बल या फिर स्क्रैप? क्या बन जाएगा यहां पर? ठीक, यस। क्या पूछा मैंने आपसे? तो हमने बात करी है फ्रैगमेंट की, है ना। फ्रैगमेंट देखिए यहाँ पे डिसेक्शन है, कट है, क्रम्बल है, स्क्रैप है। इसका मतलब जो है स्क्रैप हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है गाइस? फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है ये भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अगर मतलब देखें तो आई थिंक फ्रेगमेंट मीन्स होता है स्मॉल पार्ट ब्रोकन ऑफ और सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, है ना। किसी चीज़ से जो है एक छोटे से स्मॉल पार्ट में उसको कट कर दिया गया हो तो उसको स्क्रैप कहते हैं। केज का मतलब बताइए। ये पिंजरे वाला केज नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना, है ना। व्हेन यू केज समथिंग यू विडल और प्लीड फॉर इट, है ना। चलिए, और वो भी किसी को ना एक तरीके से केज मैनिपुलेटिंग करने के लिए, है ना, मैनिपुलेटिंग करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वो हमें माफ़ कर दे और मेन जो मुद्दा है उससे जो है उसका माइंड कट हो जाए। तो यहाँ पे आप इसका क्या यूज, ये बैग हो जाएगा, बैग, प्लीड बैग या फिर जो भी है। टायरनी, टायरनी का क्या मतलब होता है? तो टायरनी जो है उसका होता है क्रूअल एंड ओप्रेसिव गवर्नमेंट ऑफ रूल, है ना। जो बहुत ज़्यादा क्रूअल रूल्स होते हैं किसी गवर्नमेंट में तो उसको हम टायरनी कहते हैं। अच्छा, मिस रूल हो जाएगा, पावर, मैडनेस या फिर क्रूअल्टी। तो क्रूअल ही आ गया तो फिर क्रूअल्टी पे ही जाएंगे हम। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है करेक्टराइज्ड बाय वल्गर या फिर प्रीटेंसस डिस्प्ले, है ना, डिजाइन टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट नोटिस। ओके, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए या इस तरीके से किसी चीज़ को जो है डिज़ाइन करना और करेक्टराइज्ड करना बाय वल्गर और प्रिटेंसस डिस्प्ले, है ना, भद्दे तरीके से भद्दी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो प्रेटी होगा, मोडेस्ट, शोवी या फिर फ्लैग्रेंट। तो यहाँ शोवी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे दिखावा करना। आर ड्राइवन लाइक घूस्ट्स फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लिंग, हु और व्हाट इज ड्राइवन लाइक घूस्ट इन सैलीज और टू बी वेस्ट विंड। तो यहाँ पे क्या मतलब बनेगा इसका? तो इसको पढ़ते ही आप एकदम से द वेस्ट विंड पे टिक कर देंगे, उसी को शायद घूस्ट वगैरह बोला गया होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेड लीव्स जो हैं उसको यहाँ पे रखा गया है, राइट। द फर्स्ट इमेज द शैली विजुअलाइजेज इन द और टू द वेस्ट विंड इज, कौन सी फर्स्ट इमेज है जिसको उन्होंने विजुअलाइज किया इसमें? पहले सबसे एन एन्चेंटर, द फियर्स मिनट, द ब्लू मेडिटेरेनियन या फिर कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग्स। तो इसका आई थिंक क्या बन जाएगा गाइज? इसमें आपका बना चाहिए ए, है ना, एन एन्चेंटर। यस, यही हो जाएगा आपका। कब आई थी और टू वेस्ट विंड? 1820 में। बिल्कुल दिक्कत मानने की बात नहीं इसमें। चलिए, व्हाट डज शेली आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाय द इनकेंटेशन ऑफ हिज वर्स? तो व्हाट डज शेली आस्क द वेस्ट विंड, क्या पूछती है शेली, क्या पूछते हैं शेली वेस्ट विंड से? रिवाइव हिज फॉलन स्पिरिट्स, हेस्टन द साइकिल ऑफ सीजन्स, मतलब अपना हेस्टन करने के लिए जो साइकिल ऑफ सीजन है उसको, बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने के लिए, या फिर अनचेन हिम फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ टाइम। बताइए, तो सी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन, बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, राइट। विच नॉवल ऑफ डिकन्स इज सेट एट द टाइम ऑफ द गॉर्डन रियोट्स ऑफ 1780? जो चार्ल्स डिकन्स थे उनका कौन सा नॉवल था जो रियोट्स ऑफ 1780, गॉर्डन रियोट्स के टाइम पे जो है सेट किया गया था? कौन सा ऐसा इनका नॉवल है? तो ये आपका हो जाएगा बार्नबी रूज, बार्नबी रूज। तो ये समझ लीजिए 1780 के आसपास ये आया था, और बिल्कुल, है ना। और इसमें अगर हम देखें तो यस, बार्नबी रूज है ना, हाँ यही है शायद, मुझे कुछ वो लग रही थी गाइस, हाँ यही हो जाएगा अपना ना। ये बी पे लगा दिया वैसे मैंने,
सॉरी सी पे है ना, अब लगा है बी पे, तो ये बी हो जाएगा आपका। अच्छा, चार्ल्स डिकेंस का टाइम स्पेन एक बार फिर से बता दे रही हूँ, 1812 से लेकर 1870 तक है। ठीक है, 1812 को पैदा हुए थे और 1870 में इनकी डेथ हो गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ डिकेंस अपीयर्स एज अ घोस्ट, घोस्ट के रूप में कौन सा इनका कैरेक्टर अपीयर होता है? तो डैनियल क्विल्प, डोरा स्पैनलो, एस्थर समरसन, जैकब मार्ले। तो ये बनेगा डी, यानी कि जैकब मार्ले जो क्रिसमस कैरोल में है। जैकब मार्ले यानी कि डी पे जाएंगे आप। और क्रिसमस कैरोल CHRISMAS क्रिसमस कैरोल नाम का इनका एक नॉवल है। और कब आया था ये? 1843 में। और इसी में जो है ये जैकब मार्ले इसी के कैरेक्टर हैं और यही घोस्ट के रूप में अपीयर हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडलस्टर रोमन, कंडलस्टर रोमन के एग्जाम्पल कौन है? एक कंडलस्टर रोमन, कंस्टलर रोमन गाइस, कंस्टलर रोमन को ना एक चीज़ और भी कहते हैं, बल्डंग्स रोमन भी कहते हैं। ये एक डेवलपमेंटल नोवेल होता है जिसमें एक तरीके से ना स्टेज बाय स्टेज जो है जो प्रोटोगोनिस्ट होता है उसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है एक तरीके से। और ऐसे कौन से नोवेल हैं इसमें जो हमें कंस्टल रोमन में मिलते हैं? तो ये क्या द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, डेविड कॉपरफील्ड, टॉम जोन्स, या फिर अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो ये आपका बनेगा बी और डी, यानी कि दो हैं, डेविड कॉपरफील्ड है और यहाँ पे अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। अंडर द क्रैसेस ऑफ रॉक टू रॉक द कैरेक्टर्स रिप्ले, लाइटनिंग डेजल अवर आइज, रेयरिंग टॉरेंट्स हैव ब्रिस्ट। तो द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, हॉलो मैन, रग्बी चैपल या फिर यूलिसिस, कहाँ की लाइन ये आपको लग रही है? बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। और आई थिंक ये लाइन भी जो है मुझे लग रही है रग्बी चैपल की। ठीक है, रग्बी चैपल की ही लग रही है गाइस मुझे ये लाइन ना। आपका पता नहीं, चलिए वैसे मुझे रग्बी चैपल ही लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और हो सकता है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करें इसके बारे में। ठीक है, हाँ इसके बारे में एक बार मुझे आप जो है कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये किसकी लग रही है। एक सेकेंड गाइस, हाँ रग्बी चैपल की ही लग रही है मुझे ये। ठीक है, यही फाइनल आंसर है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो गाइज यही थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप मुझे आपको जो है पसंद आए होंगे क्वेश्चन, और बिल्कुल आगे पहुंचा दीजिए चैनल को, लाइक शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, बस ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।